Hello to everyone, this is Priya Saroj and you're watching Republic of Ideas. फ्रेंड्स, आज हम एडिटोरियल के बारे में बात करेंगे जो कि द हिंदू में छपा था और ये बहुत अच्छा एडिटोरियल है, तो मुझे लगा आपसे मुझे शेयर करना चाहिए। इस एडिटोरियल का नाम है इंटरनेशनल लॉ आर ऑप्शनल फॉर पावरफुल स्टेट्स और इसे लिखा है शशि थरूर सर ने। तो आप समझ सकते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है। ठीक है, तो इसमें ये बताते हैं कि जो इंटरनेशनल लॉ है वो ऑप्शनल होते हैं पावरफुल स्टेट्स के लिए, कि जो पावरफुल स्टेट्स हैं वो अपनी मनमर्जी कर रहे हैं आज के दौर में, और आज के ही दौर में नहीं, वो पहले से ही मनमर्जी करते आए हैं और इंटरनेशनल लॉ इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। अगर अगर ये चाहें तो ये मान सकते हैं इसे, अगर ये ना चाहें तो इनको कोई ज़बरदस्ती मनवा नहीं सकता। ये पूरा आर्टिकल उसके ऊपर ही है। और इनका जो आर्टिकल है ये शुरू होता है वॉल्टेयर के कथन से। तो वॉल्टेयर कौन थे? तो 18th सेंचुरी के फ्रेंच फिलोसोफर थे। वॉल्टेयर ने उस समय जो होली रोमन एम्पायर था उसके बारे में कहा था कि ये जो होली रोमन एम्पायर है ना तो होली है, ना तो रोमन है, और ना ही कोई एम्पायर है। उसी प्रकार ये कंपेयर करते हैं इसको आज के पब्लिक इंटरनेशनल लॉज से। इनका कहना है कि जैसे वो पवित्र राज्य नहीं था, साम्राज्य नहीं था, उसी प्रकार आज का जो इंटरनेशनल लॉ है ना तो वो पब्लिक है, ना तो वो इंटरनेशनल है, ना ही वो लॉ है। अब बात आती है ये पब्लिक क्यों नहीं है इंटरनेशनल लॉ? पब्लिक इसलिए नहीं है क्योंकि भाई ये तो राज्यों से जुड़ा हुआ लॉ है ना, सभी जो स्टेट्स हैं उनसे जुड़ा हुआ लॉ है, ये कोई आम नागरिक से जुड़ा हुआ लॉ नहीं है, तो ये पब्लिक नहीं है। फिर ये कहते हैं इंटरनेशनल भी नहीं है, कोई विश्व सरकार नहीं है जो सभी देशों को बोले कि आप ये मानो, इसलिए ये इंटरनेशनल भी नहीं है। फिर ये कहते हैं कानून ही नहीं है, कानून इसलिए नहीं है क्योंकि आपके पास क्या कोई अदालत है या पुलिस है नेशनल मतलब इंटरनेशनल लेवल पे जो इसको लागू करा सके। तो यही कहना है कि आज के इंटरनेशनल लॉ की कोई वैल्यू नहीं है। आगे बताते हैं कि भाई हमने विश्व में इतने सारे कन्वेंशन किए ताकि शांति बनी रहे। 150 सालों तक हम सुनते आ रहे हैं, कभी हेग कन्वेंशन, कभी जिनेवा कन्वेंशन, और कभी ह्यूमन राइट का कोई कन्वेंशन हो रहा है। ये सारे कन्वेंशंस क्यों होते हैं? ये सारी ट्रीटीज़ की, ये सारी की सारी जो ट्रीटीज़ हैं, संधियाँ हैं, वो इसलिए ही होती है ना ताकि विश्व में शांति बहाल हो सके। लड़ाई झगड़े के बजाय हम लोग एक ऐसे फोरम पे आए, एक ऐसे मंच पे आए जहाँ पे सभी देश मिलकर बैठें और वार्तालाप यानी कन्वर्सेशन से अपनी सारी बातें रखें, ना कि युद्ध के मैदान में गोलियां चलाएं, है ना। तो ये बहुत सारे कन्वेंशंस की बात करते हैं, मैं वो आपको बताती हूँ। ये बताते हैं कि हेग कन्वेंशन हुआ, जिनेवा कन्वेंशन हुआ, यूनाइटेड नेशन का चार्टर आया, फिर अनक्लॉज यानी यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी आया, मानव अधिकार, ह्यूमन राइट्स और आर्म्स कंट्रोल पर काफ़ी सारी ट्रिटीज़ हुई। उसके बावजूद भी आज हम क्या देखते हैं? आज इन सब का उल्लंघन हो रहा है। आज इन्हें कोई नहीं मान रहा है, और ये सारी संस्थाएं कुछ कर भी नहीं रही हैं अगर नहीं मान रहे हैं तो। फिर ये यूएन के चार्टर की बात करते हैं कि भाई जो मोस्ट फंडामेंटल ऑफ दीज प्रिंसिपल इज़ द यूएन चार्टर्स प्रोहिबिशन ऑन द यूज़ ऑफ फोर्स एंड इट्स गारंटी ऑफ द सोवरनिटी एंड द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ द स्टेट्स। यानी यूएन का चार्टर ही कह रहा है कि आप किसी भी देश पे यूं ही हमला नहीं कर सकते बिना किसी कारण के, और उसके देश की आपको सोवरनिटी यानी संप्रभुता और उसके टेरिटोरियल इंटीग्रिटी पर आप हमला नहीं कर सकते हो। पर आज एग्जाम्पल से बताते हैं कि आज क्या हो रहा है। आज जिस जिस भी बड़े देश का मन करता है वो किसी छोटे देश पे आक्रमण कर देता है। और ये फिर उदाहरण भी दे रहे हैं, एग्जाम्पल देते हैं कि रशिया ने इन्वेड कर लिया भैया यूक्रेन को 2022 में। आप सब ने देखा कि किस प्रकार यूक्रेन को इन्वेड किया गया। फिर यूएस और इजराइल वॉर ईरान के साथ जो 2026 में अभी हुई। तो ये सारी एक तरफा वॉर है क्योंकि ये पावरफुल कंट्रीज़ हैं, और ये पावरफुल कंट्रीज़ जो हैं वो ज़बरदस्ती वॉर जो है वो इम्पोज कर रही हैं छोटी कंट्रीज़ पे, और यूएन इस पे शांत है। आगे बोलते हैं कि ये जो रशिया और अमेरिका है ये सबसे ज़्यादा उल्लंघन करते हैं यूएन की हर चीज़ का। इसमें ये एग्जांपल देते हैं, आपको अगर आपको पता हो 2003 में यूएसए ने आक्रमण कर दिया था, अटैक कर दिया था इराक पे। रीज़न क्या दिया था? उसने रीज़न दिया था कि इराक के पास एक ऐसे हथियार हैं जो कि पूरी ह्यूमैनिटी के लिए खतरा बन सकते हैं, इस वजह से हम उन पर अटैक कर रहे हैं। बल्कि जो हमारा यूएनएससी है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, उसकी इजाज़त के बगैर ये हमला किया गया था। उसने मना भी किया था मत करो, उसके बावजूद हमला कर दिया। फिर उसके बाद जब जांच पड़ताल हुई, पूरी इंटरोगेशन सब कुछ हुआ, जब जांच पड़ताल हुई तो पता लगा कि उनके पास कोई ऐसे हथियार थे ही नहीं। अपने पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए किसी देश पे आक्रमण करते हो और आप बोलते हो कि पूरी ह्यूमैनिटी के लिए खतरा है इसलिए हम यहाँ पे करते हैं, और हम डेमोक्रेसी लाना चाहते हैं इसलिए करते हैं, पर बात वो है ही नहीं दरअसल। और सबसे रीसेंट बात तो ये बताते हैं कि भाई अभी बेमतलब जो आपने ईरान के जो सुप्रीम लीडर थे अली खमैनी, उनको मार दिया इसराइल और अमेरिका ने मिलके। और फिर उसके बाद ये बताते हैं इसराइल बेमतलब गाज़ा पे एक तरफा बम्बार्टमेंट करता आ रहा है, एक तरफा हमला करता आ रहा है, और यहाँ तक कि वो लेबनान को भी नहीं छोड़ रहा, लेबनान पे भी हमला कर रहा है।
तो ये सारे हमले हमें बता रहे हैं कि ये पावरफुल स्टेट्स अपनी मनमर्जी चला रहे हैं इस समय पूरे के पूरे वर्ल्ड में। फिर ये आगे बताते हैं कि भाई ये सिर्फ ये फिनोमिना जो है अटैक करने का, ये बड़े ही देश नहीं कर रहे, बल्कि छोटे देश भी छोटे देशों पे करते हैं। जैसे एग्जांपल देते हैं, तुर्की ने इन्वेड किया नदर्न सीरिया को, फिर अजरबैजान जो है उसने फोर्स का यूज़ किया नागर्नो काराबाख रीजन में, फिर इथोपिया में टिग्रे कॉन्फ्लिक्ट चालू हो गया। ये सब के सब हमें दिखाते हैं कि भाई ये बड़े और छोटे देश कभी भी जो मन आ रहा है वो कर रहे हैं, और इंटरनेशनल लॉज जो हैं वो फेल होते दिख रहे हैं हमें, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ कोई भी कार्रवाई इनके खिलाफ नहीं कर रहे हैं इस समय। इनका आगे ये भी कहना है कि बियॉन्ड द यूज ऑफ फोर्स स्टेट्स हैव वायलेटेड अनक्लॉज, वन ऑफ द मोस्ट वाइडली रेटिफाइड ट्रीटीज इन द वर्ल्ड। अनक्लॉज क्या है? ये समुद्री, आप समुद्र का कॉन्स्टिट्यूशन बोल सकते हो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सी। इसमें क्या होता है कि जो देश पानी के आसपास होते हैं, पानी के अंदर उनका कितना अधिकार होगा इस ट्रीटी में ये बताया गया है। तो ये बताते हैं कि ये यहाँ पर भी युद्ध कर रहे हैं, और इस ये जो अनक्लॉज ट्रीटी है इसका भी उल्लंघन काफ़ी सारे देश कर चुके हैं। और इसका प्राइम एग्जाम्पल ये देते हैं चाइना को। चाइना क्या करता है? चाइना लगातार साउथ चाइना सी में अपना प्रभुत्व जमाने के लिए किसी न किसी द्वीप अपना बोल देता है, उसका ये हमेशा से चलता आया है। और फ्रीजा ने अभी क्या करा, चाइना ने एक एरिया है 9 लाइन, उसको कहा कि ये चाइना का है। फिर ये केस 2016 में परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जाता है, और परमानेंट आर्बिट्रेशन कोर्ट कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, हम सारे क्लेम्स को खारिज करते हैं, चाइना का वहाँ कुछ भी नहीं है। उसके बावजूद भी चाइना वहाँ पे क्या कर रहा है? वहाँ मिलिट्री बसा रहा है, जो भी देश वहाँ से गुजर के जाता है अपनी शिप लेके उन पर दबदबा बनाने की कोशिश करता है, और सारे देश जो आसपास के हैं वो सब इस चीज़ से परेशान है। जो देश परेशान है इन सब चीज़ों से, उनके नाम है फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया। ये सारे देश जो हैं एक तरीके से चाइना का प्रभुत्व झेल रहे हैं वहाँ पर। जो अनक्लॉज ट्रीटी है उसका उल्लंघन ईरान ने भी किया और यूएसए ने भी किया। जैसे उन्होंने तेल के बहुत सारे टैंकर्स को जब्त किया, उन्हें बम से उड़ा दिया, और फ्रीडम ऑफ नेविगेशन जो है उसमें एक मूल सिद्धांत है इसके अंदर, अनक्लॉज के अंदर, ये इस चीज़ का भी उल्लंघन है। तो सभी देश मिलके कुल मिला के क्या कर रहे हैं? सभी इंटरनेशनल लॉज की धज्जियाँ उड़ाने में लगे पड़े हैं। एक लॉ है ह्यूमैनिटेरियन इंटरनेशनल लॉ। ह्यूमैनिटेरियन इंटरनेशनल लॉ का मतलब है कि जब भी कोई देश युद्ध करेगा तो वो सिविलियंस पे अटैक नहीं करेगा, या जो नहीं लड़ रहे हैं उनके ऊपर अटैक नहीं करेगा। तो उनको लेकर कुछ नियम कानून बने हैं हमारे पूरे विश्व में, आज उनका भी उल्लंघन हो रहा है। आप रीसेंट एग्जांपल आप देख लो ना, कैसे ईरान में एक स्कूल पर बमबारी की गई और जिसके कारण 160 से ऊपर लड़कियां जो है उनकी डेथ हुई। तो आप सिविलियंस को टारगेट कर रहे हो लगातार। फिर ये बहुत सारे एग्जांपल्स देते हैं कि कहाँ कहाँ ऐसा देखा गया है। तो मैं आपको रीड करके दिखाती हूँ। इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ हैज़ ऑल्सो सफर्ड ग्रीवियस वायलेशंस। इन सीरिया द असद regime's यूज ऑफ केमिकल वेपन्स, indiscriminate bombing of civilian areas, siege tactics have been extensively documented। यानी कि जो सीरिया में असद का रिजीम था, उन्होंने क्या करा? केमिकल वेपन्स का यूज़ किया और बहुत सारे सिविलियंस को मारा। फिर ये बताते हैं नॉन स्टेट एक्टर्स जो हैं, जैसे आईएसआई, ये भी क्या करते हैं? आईएसआईएस, ये भी मिलिटेंट्स हैव कमिटेड एट्रोसिटीज़ ऑन मैसिव स्केल्स। In Yemen, the Saudi-led coalition and Houthi rebels alike have been accused of targeting civilians, hospitals, and critical infrastructure. In Ethiopia's Tigray region, reports of mass killing, sexual violence, and starvation as a weapon of war have shocked the conscience of the world। यानी कि लगातार किस पर हमले हो रहे हैं? इतने सारे जो भी युद्ध हो रहे हैं, इसमें हम लोग ह्यूमैनिटेरियन लॉ का भी उल्लंघन करते आ रहे हैं, और लगातार सिविलियंस पे अटैक हो रहे हैं। इसके ऊपर भी कोई संस्था कुछ नहीं बोल रही है। आगे ये ह्यूमन राइट्स को लेकर भी सवाल उठाते हैं कि आज के समय में कोई भी देश जो है, बड़े बड़े देश ह्यूमन राइट्स को लेकर भी बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से इनसेंसिटिव हो चुके हैं। जैसे सबसे पहला एग्जांपल ये देते हैं गाज़ा का और इज़राइल का। इज़राइल किस प्रकार से गाज़ा पे एक तरफा सैन्य कार्रवाई कर रहा है, वहाँ के लोगों को मार रहा है, और इंटरनेशनल लॉ उस पर कुछ नहीं कहता। फिर ये बात करते हैं जो चाइना है, चाइना का जिनजियांग प्रोविंस है, उसमें उइगर मुस्लिम्स को मारा जा रहा है। उइगर मुस्लिम्स के ऊपर प्रताड़ना हो रही है, उनका कल्चरल एक तरीके से आइडेंटिटी को छुपाया जा रहा है, उनको ख़त्म किया जा रहा है, पर उसके ऊपर भी इंटरनेशनल लॉ कुछ नहीं कहता। फिर ये म्यांमार की बात करते हैं कि म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों के साथ बहुत गलत हो रहा है, और उनका भी इसी तरीके से
इरोजन चालू है और उसी प्रकार इनका भी जो कल्चरल डिक्लाइन है वहाँ पर होता जा रहा है। और अन्य अल्पसंख्यक वर्गों का भी इन्होंने जिक्र किया है कि अन्य अन्य देशों में अन्य अल्पसंख्यकों के साथ भी यही हो रहा है, पर इस पर भी इंटरनेशनल लॉ कुछ नहीं कहता। यहाँ तक कि ये जो महसा अमीनी, अगर आपने नाम सुना होगा, जिसका ईरान में डेथ हो गई थी क्योंकि उन्होंने बुर्का नहीं पहना था, हिजाब नहीं पहना था, जिस कारण मोरल पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया था और उनकी जो कस्टडी थी उसके अंदर इनका टॉर्चर करके इनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद बहुत बड़ा मूवमेंट चला था वहाँ पर ईरान में। तो ये बताते हैं कि कैसे इसको इन्होंने एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग कहा है कि भाई ये तो राज्य ही इंसानों को मारने पे तुला हुआ है और लगातार ऐसा हर देश में होता आ रहा है। यहाँ तक कि जो अपने आप को डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ कहती हैं वहाँ पर भी हम देखते हैं कि यहाँ पर भी जो अल्पसंख्यक हैं उनके अधिकारों को लेकर बहुत ही ज़्यादा इनसेंसिटिविटी है गवर्नमेंट्स के अंदर। जैसे ये एग्जाम्पल देते हैं कि इन्होंने बोला कि यूएसएस यूज़ ऑफ टॉर्चर ड्यूरिंग द वॉर ऑन टेरर and Europe's pushback of migrants in Mediterranean have all raised serious legal and moral concerns. फिर ये आर्म्स कंट्रोल को लेके जितनी ट्रीटीज़ हैं उनका भी उल्लंघन हो रहा है। आप देखो ना, आप इतने बड़े बड़े जो हथियार यूज़ हो रहे हैं जिन पर बैन भी लगा हुआ है। नॉर्थ कोरिया को देख लो, अगर हमने नॉर्थ कोरिया को लगातार यूएन चुनौती देता है कि आपको ये नहीं करना वो नहीं करना, और ये लगातार जो है न्यूक्स का अपना टेस्टिंग करता रहता है, इसको रोकने वाला कोई नहीं है। फिर ये एनवायरमेंटल लॉज की बात भी करते हैं। इनका कहना है कि एनवायरमेंटल लॉ टू हैज़ सफर्ड, स्टेट्स हैव फेल्ड टू मीट देयर कमिटमेंट्स एंड अंडर द पेरिस अग्रीमेंट हुआ था कि भाई हम पृथ्वी का एक तापमान बना के रखेंगे, पर हम देश क्या कर रहे हैं? आप देखो ना, कितने सारे पेड़ काटे जा रहे हैं। आप अंडमान निकोबार में देखो, हमारी सरकार कितने सारे पेड़ों को काट रही है। या बहुत सारी चीज़ें जो डेवलपमेंट के नाम पे हम एनवायरनमेंट को चोट पहुंचा रहे हैं, तो उन सब चीज़ों पर भी हम अभी ध्यान नहीं दे रहे हैं। फिर ये कहते हैं कि विद एमिशन राइजिंग एंड द क्लाइमेट टारगेट स्लिपिंग आउट ऑफ द रीच, इलीगल डिफॉरेस्टेशन इन द अमेजोन ऑफन अबेटेड बाय स्टेट एक्टर्स वायलेट्स इंटरनेशनल नॉर्म्स ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, डीप सी माइनिंग परस्यूड विदाउट एडिक्वेट रेगुलेशन थ्रेटन्स फ्रजाइल मैरीन इकोसिस्टम। कुल मिला के हम हर लॉ का, जितने इंटरनेशनल लॉ है, हम सभी का उल्लंघन कर रहे हैं। बड़े बड़े देश कर रहे हैं और छोटे देश भी इसमें पीछे नहीं है। और इंटरनेशनल लॉ कुछ नहीं कर रहा है। इंटरनेशनल संस्थाएं चुपचाप बैठी हुई हैं कठपुतली बनकर। लास्ट पैराग्राफ में ये बताते हैं देयर इज़ अ वैक्यूम, यानी कि जो इंटरनेशनल लॉज हैं, समस्या ये नहीं है, प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये बार बार तोड़े जा रहे हैं, बल्कि समस्या ये है कि तोड़ने पर कोई सज़ा ही नहीं मिलती है, इस वजह से ये और तोड़े जाते हैं। जैसे कि ये बताते हैं कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, जैसे ये बताते हैं कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को देख लो, उसकी जो कंपोजिशन है, उसके अंदर जो बड़े देश हैं उनको आपने वीटो शक्ति दे रखी है, वीटो पावर, यानी वो अगर वीटो का यूज़ करना चाहें किसी के लिए तो कर सकते हैं, पर छोटे देश ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो भाई जब शक्ति का संतुलन यानी बैलेंस ऑफ पावर ही जो है वो बिगड़ी हुई होगी, तो कोई देश क्यों सुनेगा किसी दूसरे देश की? तो इस वजह से यहाँ पर मनमर्जी चलती है। फिर ये दूसरा बोलते हैं कि जो इंटरनेशनल कोर्ट है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यहाँ पर भी क्या होता है, बायसनेस दिखाई जाती है कि जो अमीर देश हैं, जहाँ से फंडिंग ज़्यादा आ रही है, फैसले भी उन्हीं के लिए सुनाए जाते हैं। जो ये ट्रीटीज़ होती हैं ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर इन्होंने बताई है कि ये वॉलेंट्री कंप्लायंस की बात करते हैं कि जो देश मानते हैं वो मान सकते हैं, जो नहीं मानते तो उनके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं लगाई जाती कि आपको ये ट्रीटी माननी पड़ेगी। तो ये सारी कमज़ोरियाँ ये बताते हैं इंटरनेशनल कानूनों के भीतर, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के भीतर, कि ये सारी कमज़ोरियाँ क्या करती हैं कि अगर कोई आप ताकतवर चीज़ आप बनाओगे ही नहीं, ठीक है, आप पहले ही बोल रहे हो आपका मन है मानो, नहीं है मत मानो, तो भाई वो कोई देश क्यों मानेगा? इसको ये दिखाते हैं थियूसिडिडीज़ के एक कथन से। थियूसिडिडीज़ जो थे वो एक ग्रीक, एक फ़िलासफ़र, हिस्टोरियन हम बोल सकते हैं उनको, पहले हिस्टोरियन, जिन्होंने पेलोपोनेशियन वॉर के बारे में लिखा था, जो पहली वॉर हम जिसको कह सकते हैं, तो उसके बारे में लिखा था। तो उन्होंने वॉर के बारे में लिखा इसके अंदर, तो उनका जो ऑब्जर्वेशन था ये बताते हैं, थियूसिडिडीज़ ब्लीक ऑब्जर्वेशन, द स्ट्रॉन्ग डू वॉट दे कैन एंड द वीक सफ़र वॉट दे मस्ट, यानी कि जो स्ट्रॉन्ग होता है वो वही करता है जो वो करना चाहता है, और जो वीक होता है वो सफ़र करता है क्योंकि उसके पास और कोई चॉइस नहीं होती है। इसका रिजल्ट क्या निकलता है? इसका रिजल्ट निकलता है कि बड़े बड़े देश अगर कानूनों को तोड़ेंगे तो युद्ध को रोकना नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि वो बहुत शक्तिशाली हैं। बड़े बड़े कानून तोड़े जाएंगे जिसके ऊपर कोई कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि फंडिंग सारे इंस्टीट्यूशंस को कहाँ से आ रही है? बड़े बड़े देशों से। और जब बड़े देश ही सारे कानून तोड़ेंगी तो इंस्टीट्यूशन क्या करेंगी? जब इंस्टीट्यूशंस में ही जो पूरा का पूरे लोग हैं वो उन्हीं देशों से बैठे हुए हैं, तो इंस्टीट्यूशन पहले से ही कमज़ोर हैं, तो वो कुछ नहीं कर सकते। अब ये सॉल्यूशन क्या हो सकता है इसका? तो लास्ट में ये सॉल्यूशन बताते हैं कि भाई सॉल्यूशन ये होगा कि आप जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको मजबूत बनाओ,
ठीक है, उनको पावरफुल बनाओ, उनके जो नियम है उनको पावरफुल बनाओ और देशों से कहो कि आपको ये मानना पड़ेगा, वरना बड़े बड़े सैंक्शंस लगाओ उन देशों पर। अकाउंटेबिलिटी देशों में आनी चाहिए कि हम जो करेंगे उसका हमें खामियाजा भुगतना पड़ेगा और उसके बारे में हमें जाके सबको बताना भी पड़ेगा। तो अकाउंटेबिलिटी लाइए और सभी देशों से कहिए कि आप पावर की पूजा मत करो कि पावरफुल देश है वो जो करना चाहे करे, बल्कि जो कानून है, नियम है, वो सभी देश मिल के माने और दूसरे देश के ऊपर एक मोरल प्रेशर बनाए कि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो हम आपको बायकॉट कर देंगे। तो यही कुछ नियम इन्होंने बताए हैं। तो ये था पूरा आर्टिकल इनका जो इन्होंने लिखा, और आज की रियलिटी को भी बताता है कि भाई इंटरनेशनल लॉ जो हैं वो एक तरीके से आज के दौर में ऑप्शनल रियल में बन चुके हैं, जैसे हमारे देशों की कंडीशन है। अमेरिका जो करना चाहता है वो करता है, उसके ऊपर कोई भी कुछ नहीं बोलता। आपको पूरा आर्टिकल समझ में आया होगा। कमेंट सेक्शन में अगर कोई क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हैं। बाकी आज के लिए केवल इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।